हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की ऊष्मागतिकी की फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं और ये पेपर आपका थर्ड है। लास्ट वीडियो में हमने अल्कोहल, फिनोल, ईथर फिनिश कर लिया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो सेकेंड यूनिट थी, ये लास्ट यूनिट है। तो सबसे पहले हम ऊष्मागतिकी पढ़ने से पहले हम ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऊष्मागतिकी है क्या? तो ऊष्मागतिकी है ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन, ऊष्मागतिकी कहलाता है। इस ऊष्मागतिकी के अंदर ऊष्मा जो है वो कार्य में परिणित करनी होती है, उसका मात्रात्मक संबंध निकालते हैं। और एक साइंटिस्ट था, W बराबर J.H, जूल ने ये लो दिया था, W=JH। तो उसमें और 1 किलो कैलोरी में 4.185 जूल होते हैं और 1 जूल में 10⁻⁷ यानी 1 जूल होता है 10⁻⁷ अर्ग होता है। अच्छा, ये ध्यान रखना कि संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ऊष्मागतिकी में अभी पढ़ रहे हैं। तो ऊष्मागतिकी में सबसे पहले उसकी परिभाषाएं पढ़ते हैं कि ऊष्मागतिकी में हमें सबसे पहले परिभाषाएं क्या क्या आएंगी। तो देखो, ऊष्मागतिकी के अंदर कौन कौन सी परिभाषाएं आएंगी। एक आप इसमें पढ़ोगे सबसे पहले तंत्र, यानी तंत्र क्या है। दूसरा आप इसमें पढ़ोगे परिपार्श्विक क्या है, सराउंडिंग। थर्ड इसमें आप पढ़ोगे परिसीमा। तो इसका मतलब समझा, तंत्र, परिपार्श्विक और परिसीमा का मतलब क्या है। मान लो मेरे पास ये बीकर है, इस बीकर में मैंने कोई गैस भर रखी है और ये चारों तरफ क्या है, एनवायरमेंट है। तो जो जिसका आप अध्ययन कर रहे हो, मतलब गैस के अणुओं का हमें अध्ययन करना है, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका तंत्र। तो तंत्र क्या है, ब्रह्मांड का वह भाग जिसका चयन ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए हम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तंत्र। तंत्र इट मीन्स सिस्टम। तंत्र के अलावा संपूर्ण जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं परिपार्श्विक यानी परिवेश। और परिवेश और तंत्र के अलग करने के लिए एक दीवार होती है, मतलब ये बीकर की क्या होगी, दीवार। तो इसको हम बोलते हैं परिसीमा। क्या बोलते हैं, परिसीमा। तो तंत्र क्या है कि ब्रह्मांड का वह भाग जिसका अध्ययन करने के लिए, यानी जिसका हमें अध्ययन करना होता है, वो क्या होता है, तंत्र। और इसके अलावा जो भाग होता है वो क्या होता है, परिवेश यानी परिपार्श्विक होता है। और ये इसको अलग सेपरेट करने के लिए क्या होती है, परिसीमा यानी बाउंड्री होती है। क्लियर है। तो ये तो है कि डेफिनेशन। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं तंत्र यानी सिस्टम के प्रकार क्या है, तंत्र के प्रकार। अच्छा, ये जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ अभी, ये सिस्टम क्या है, परिपार्श्विक क्या है, परिसीमा क्या है, ये आपसे कोई बीएससी में तो पूछेगा नहीं। तो इनको हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो तंत्र के प्रकार पढ़ेंगे हम, टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो देखो, टाइप ऑफ सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे खुला तंत्र, एक हम पढ़ेंगे बंद तंत्र, एक हम पढ़ेंगे विलगित तंत्र। तीन टाइप्स के सिस्टम पढ़ेंगे हम, खुला तंत्र, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड विलगित सिस्टम। खुला तंत्र में क्या है, मतलब मेरे पास ये बीकर है और इस बीकर के अंदर मैंने वाटर ले रखा है, इस वाटर को मैं हीट कर रहा हूँ। तो देखो, वह तंत्र जो परिवेश से ऊष्मा का भी और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान करता हो, किससे, परिवेश के साथ। यानी वह तंत्र जो
परिवेश के साथ ऊष्मा का और द्रव्य का दोनों का आदान प्रदान करता हो उसको हम बोलते हैं खुला तंत्र। जैसे खुले बीकर के अंदर गर्म जल। दूसरा हम पढ़ते हैं बंद तंत्र। तो बंद तंत्र वह तंत्र होता है जो परिपार्श्विक से ऊष्मा का तो विनिमय कर सके, यानी ऊर्जा का विनिमय कर सके, परंतु पदार्थ का विनिमय नहीं करता हो। जैसे अगर मेरे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर को मैंने क्लोज कर दिया, क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो आप इसको हीट करोगे तो जितना आप यहाँ द्रव्य लोगे, मान लो 10 ml ले रखा तो द्रव तो उतना ही रहेगा, लेकिन ऊष्मा का ये क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा। तो यानी जहाँ ऊष्मा का तो क्या हो, आदान प्रदान हो, लेकिन किसका नहीं हो, द्रव का आदान प्रदान नहीं होता हो, तो उस तंत्र को हम बोलते हैं बंद तंत्र। एक हम पढ़ेंगे आइसोलेटेड सिस्टम यानी विलगित तंत्र। तो विलगित तंत्र के अंदर क्या होता है कि वह तंत्र जो परिवेश से न तो ऊष्मा का आदान प्रदान करता हो और न ही किसका, द्रव्य का, तो उसको हम बोलते हैं विलगित तंत्र। जैसे थर्मस में आपके पास गर्म जल रखा हुआ है तो वो कैसे तंत्र हो जाएगा, विलगित तंत्र। क्लियर है। तो ये हमने तंत्र के टाइप्स के पढ़े, इन टाइप्स ऑफ तंत्र पढ़े, सिस्टम क्या होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे तंत्र के गुण। तंत्र के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो देखो तंत्र के गुण क्या क्या होते हैं। तो तंत्र के दो टाइप्स के गुण होते हैं। एक तो होते हैं मात्रात्मक गुण, एक तो कैसे गुण पढ़ोगे आप, मात्रात्मक गुण, या इन्हीं को बोलते हैं विस्तीर्ण गुण। अच्छा, हिंदी याद ना हो तो आप इंग्लिश जरूर याद रखना इनकी। इनको तो बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मात्रात्मक गुण या विस्तीर्ण गुण को क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और दूसरे जो गुण होते हैं उसको हम बोलते हैं मात्रा स्वतंत्र या विशिष्ट या गहन गुण। क्या बोलते हैं, गहन गुण या विशिष्ट गुण। और इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है। यानी हम तंत्र के गुण पढ़ रहे हैं। तो तंत्र के दो टाइप्स के गुण होते हैं, एक तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती हो। यानी तंत्र के वे गुण जो उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हो, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हो, उनको हम बोलते हैं मात्रात्मक गुण। यानी तंत्र के वे गुण जो उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं उनको हम बोलते हैं मात्रात्मक गुण। उदाहरण जैसे आयतन है, तो आयतन पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करेगा। भाई आपने 1 लीटर ले रखा है, 2 लीटर ले रखा है, 3 लीटर ले रखा है, तो आयतन कैसा प्रॉपर्टीज है, मात्रात्मक। उसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान भी कैसा है, द्रव्यमान जो है वो भी कैसा प्रॉपर्टीज है, द्रव्यमान है, आयतन है, ये दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। फिर आता है आंतरिक ऊर्जा। तो आंतरिक ऊर्जा को हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे, ई से। तो आंतरिक ऊर्जा भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। एंथैल्पी, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इसको एच से प्रदर्शित किया जाता है। कार्य W, एंट्रोपी S, लंबाई L, यानी वर्क, एंट्रोपी और लेंथ, ये भी कैसे प्रॉपर्टीज है,
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। और अणुओं की संख्या ये भी कैसा प्रॉपर्टीज है, मात्रात्मक गुण। अब हम पढ़ रहे हैं वो गुण जो तंत्र की मात्रा पर डिपेंड नहीं करे, यानी इसमें डेफिनेशन क्या लिखोगे, तंत्र के वे गुण जो उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हो, यानी मात्रा पर निर्भर नहीं करते, उनको हम बोलते हैं गहन गुण या विशिष्ट गुण। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, दाब है, ताप है। अच्छा ताप देखो, चाहे आप 2 लीटर वाटर ले लो या 5 लीटर ले लो, उसका क्वथनांक कैसा होता है, ताप टेम्परेचर सेम होगा, क्वथनांक फिक्स होता है सबका। तो घनत्व, सान्यता, अपवर्तनांक चाहे कितना ही लीटर पानी लो उसका अपवर्तनांक नहीं बदलेगा। द्विध्रुव आघूर्ण, चाहे कितना वाटर का जितना द्विध्रुव आघूर्ण, चाहे 5 लीटर का ले लो चाहे 2 लीटर का ले लो, वो भी क्या है, मोलरता, नॉर्मलता। तो ये सब प्रॉपर्टीज जो है ये कैसी हैं, गहन गुण है, यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। वापस डिफरेंस करते हैं, हम पढ़ ये रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, यानी तंत्र के गुण। तंत्र के गुण 2 प्रकार के होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती है जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, जैसे आयतन है, द्रव्यमान है, आंतरिक ऊर्जा है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, कार्य है, लेंथ है, लंबाई है, अणुओं की संख्या है। दूसरा हमने क्या पढ़ा है कि गहन गुण क्या है, यानी तंत्र के वे गुण जो उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, जैसे दाब, ताप, क्वथनांक, घनत्व, सान्यता, अपवर्तनांक, द्विध्रुव आघूर्ण, ये सब प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अच्छा एक बात याद रखना, जैसे हम बात ये इकाई मात्रा में कोई भी चीज उपस्थित हो, वो सारी की साथ होता है कि गहन गुण। जैसे D बराबर क्या होता है, m/v। तो मैं आपसे लिखूं D क्या होता है, घनत्व, m क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो ध्यान देना, द्रव्यमान कैसा है, मात्रात्मक गुण है, आयतन कैसा है, मात्रात्मक गुण है, लेकिन इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व। तो जहां भी इकाई वर्ड आ जाए इट मीन्स वो कैसा है, गहन गुण है। तो ये हमने क्या पढ़े हैं, तंत्र के गुण। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे उष्मागतिकी प्रक्रम। तो प्रक्रम कितने टाइप्स के होंगे उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो उष्मागतिकी प्रक्रम हम पढ़ेंगे। अब उष्मागतिकी प्रक्रम, तो देखो उष्मागतिकी प्रक्रम जो हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर है। तो उष्मागतिकी प्रक्रम में हम एक तो पढ़ेंगे समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम। एक हम पढ़ेंगे रुद्रोष्म प्रक्रम, एक हम पढ़ेंगे समदाबी प्रक्रम, एक हम पढ़ेंगे सम आयतनी प्रक्रम, एक हम पढ़ेंगे चक्रीय प्रक्रम, फिर उत्क्रमणीय और फिर अनुत्क्रमणीय प्रक्रम पढ़ेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समतापी प्रक्रम क्या है, यानी समतापी प्रक्रम का मतलब क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। समतापी प्रक्रम क्या है कि वह प्रक्रम जिसमें तंत्र प्रत्येक पद में निकाय का ताप स्थिर रहता हो, यानी प्रत्येक पद में क्या हो, प्रत्येक पद में निकाय का ताप स्थिर रहता हो, उसको हम बोलते हैं समतापी प्रक्रम। यानी प्रत्येक पद में निकाय का ताप स्थिर रहता हो उसको हम बोलते हैं समतापी प्रक्रम। तो इसका मतलब dt
dt मतलब ताप में परिवर्तन कितना रहेगा, 0। समतापी प्रक्रम के लिए अब हमेशा अगर मैं dt इक्वल टू 0 लिखूं तो आपको पता होना चाहिए, हाँ समतापी प्रक्रम में ताप स्थिर होता है। क्लियर है, यानी समतापी प्रक्रम के लिए dt इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है, तो समतापी प्रक्रम के लिए dt इक्वल टू 0 होता है। तो dt इक्वल टू 0 होता है समतापी प्रक्रम के लिए। ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, ऊष्मा का क्या होगा, यानी कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान होता है इसमें, यानी कोई भी तंत्र यदि ऊष्मा, अगर कोई तंत्र ऊष्माक्षेपी है तो वो ऊष्मा को किसको दे देगा, परिवेश को दे देगा, और ऊष्मा शोषी है तो परिवेश से ऊष्मा को ग्रहण कर लेगा। क्लियर है, तो अपना ताप स्थिर करने के लिए, और इसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी कितना होगा, 0 होगा। यानी अब आपको ये ध्यान रखना है, जब भी मैं समतापी प्रक्रम आगे पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, वहां पे मैं ये लिखूंगा समतापी प्रक्रम है dt इक्वल टू 0 डेल इक्वल टू, यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, 0 होगा। ऐसे हम रुद्रोष्म प्रक्रम पढ़ रहे हैं, तो रुद्रोष्म प्रक्रम में देखो क्या होता है कि रुद्रोष्म प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, तंत्र की कोई भी अवस्था में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो, इसका मतलब dq बराबर वहां क्या आ जाएगा, 0। और निकाय का ताप क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। क्लियर है, निकाय का ताप क्या होता रहेगा, परिवर्तित रहेगा, निकाय का ताप परिवर्तित रहता है, dq इक्वल टू 0 लिखोगे आप। ठीक है, उसके बाद अगर ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो ताप में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर प्रक्रम कैसा होगा, ऊष्माक्षेपी, अगर प्रक्रम क्या है ऊष्माक्षेपी, तो ताप में क्या होगी, वृद्धि होगी। और ऊष्मा शोषी प्रक्रम है तो ताप में क्या होगी, कमी। इट मीन्स ये हुआ कि ताप परिवर्तित होता रहता है, इसमें ताप परिवर्तित होता रहता है इसमें रुद्रोष्म प्रक्रम में। क्लियर है, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट है समदाबी प्रक्रम। तो देखो समदाबी प्रक्रम क्या है, इसमें दाब यानी dp इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, समदाबी प्रक्रम। इसमें dp इक्वल डेल p इक्वल टू 0, तो समदाबी प्रक्रम एक फॉर्मूला आएगा w इक्वल टू p डेल्टा v, तो इसका मतलब समदाबी प्रक्रम में कार्य भी कितना होता है, 0 होता है। आयतन तथा ताप में परिवर्तन होता है। अब इसमें किस किस में परिवर्तन करना है, आयतन व ताप में परिवर्तन होगा, यानी जब p इक्वल टू 0 तो आयतन और ताप में परिवर्तन। एक बात ध्यान रखना, जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो दाब, ताप और आयतन के ही गुणांक लिए जाते हैं, और जब वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो जाता है तो दाब और ताप में क्या होगा, परिवर्तन होता है। और तंत्र जो होता है वो खुले पात्र में होना चाहिए, खुले पात्र में होना चाहिए। नेक्स्ट है समायतनी प्रक्रम। सम आयतनी प्रक्रम मतलब dv इक्वल टू 0, वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, तो dv इक्वल टू 0 होगा। यानी जिस प्रक्रम के प्रत्येक पद में तंत्र का आयतन समान रहे तो वह प्रक्रम होता है समायतनी प्रक्रम। और लास्ट कौन सा पढ़ेंगे हम, चक्रीय प्रक्रम। तो यदि कोई तंत्र विभिन्न क्रमागत परिवर्तनों से होते हुए वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए, मतलब ए से स्टार्ट हुआ, किस में गया, बी से किस में आ गया, सी में, सी से आया डी में, और डी से वापस कहाँ चला गया, ए में, तो प्रारंभिक अवस्था से चलता हुआ वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाए, तो ऐसे प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम के दौरान आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होगा, एंथैल्पी में परिवर्तन 0 होगा, डेल पी की वैल्यू भी 0 होगी, और डेल टी की वैल्यू भी 0 होगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए। अभी फिलहाल जो अपन ने पढ़े ये सिर्फ और सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए एक बेसिक था, उस इनकी सबकी नॉलेज होनी चाहिए कि सम प्रक्रम कितने टाइप्स के होते हैं, तंत्र के कितने गुण होते हैं। क्लियर है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स की कुछ परिभाषाएं थी जो अपन ने इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम और प्रसार कार्य, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ये सब।
तो अभी तक थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है, तो इनको याद रखना। थैंक यू।